हेलो गाइस। मैं रितेश राज। मैंने एसएससी जेई 2024 में ऑल इंडिया रैंक 18 लाया है। एंड एसएससी जेई 2022 में मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 257 थी। एंड मुझे एसएससी जेई 2024 से सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ। एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन CWPRS, दैट इज सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, एज अ जेई इलेक्ट्रिकल इन CWPRS। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो टेट्रॉइड का जो डिज़ाइन है ये यहाँ CWPRS के साइंटिस्ट ने दिया था। तो बेसिकली यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये टेट्रॉइड का डिज़ाइन देना क्या ज़रूरत है, इसका डिज़ाइन का ऐसा क्या काम करता है ये। ये जो टेट्रॉइड है, जो समुंदर की जो लहरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आती हैं कोस्टल एरिया पे। एंड स्पेशली इन द केस ऑफ सुनामी ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से आप सुनते होंगे आए दिन की उड़ीसा में ये तूफान आया, इतने नॉट का विंड चल रहा है जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। एंड वेव जो है वो विंड जनरेट करती हैं। सो दिस टेट्रॉइड डिज़ाइन वाज गिवन बाय CWPRS साइंटिस्ट। और ये जो टेट्रॉइड है ये करता क्या है कि समुंदर में एक स्पेसिफिक जगह पे ले जाकर इसे फिट कर दिए हम लोग। एंड ये क्या करता है कि लहर जो आती है समुद्र की उसको रेजिस्टेंस देता है। रेजिस्टेंस देने से मतलब ये है कि ये उसका जो इंटेंसिटी है, पावर है, उसको घटा देता है। एंड वो जो पानी है फिर इधर कोस्टल एरिया यानी कि जो तटीय इलाका रहता है वहां पे आते आते तक उसकी जो पावर होती है वो डिमिनिश्ड हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, कम हो जाता है, डिमिनिश्ड। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को घटाना, वैसे ही जो कोस्टल इंजीनियरिंग आप बोल लो उसमें टेट्रॉइड जो है मेजर रोल प्ले करता है वेव्स की इंटेंसिटी को कम करने के लिए। आते हैं अब आज की वीडियो पर। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ इलेक्ट्रिकल मशीन का स्ट्रेटजी। इलेक्ट्रिकल मशीन बेसिकली एसएससी जेई में आफ्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। एंड इसका जो नंबर है अराउंड, मैं बोलूँगा कि 15 to 20 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन जो है बेसिकली चार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से मिलाकर बना है। फर्स्ट वन इज ट्रांसफार्मर, सेकेंड वन इज इंडक्शन, थर्ड वन इज डीसी, एंड फोर्थ वन इज सिंक्रोनस। जो मैंने सीक्वेंस बताया उसी सीक्वेंस में इंपॉर्टेंस भी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो ट्रांसफार्मर से, नेक्स्ट इंडक्शन, नेक्स्ट डीसी, नेक्स्ट सिंक्रोनस। अभी हाल फिलहाल में क्या मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि मैं 2023 का एग्जाम दिया था, मैंने 22 का मेंस भी दिया, प्रीलिम्स भी दिया। सिंक्रोनस का जो टॉपिक है उससे उसको टच करके कुछ ज़्यादा एक दो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं आजकल एसएससी जेई में। सो सिंक्रोनस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप कैसे पढ़ सकते हो, कॉलेज में हो कैसे पढ़ सकते हो। एंड अगर आप रिपीटर हो एंड आपने ट्रांसफार्मर या इंडक्शन कहीं से पढ़ रखा है तो आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लगाने चाहिए। एंड अगर आप क्वेश्चन भी लगा के रखे हो एंड आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं एंड यू आर गिविंग मॉक एंड मॉक में आपके नंबर नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, तो मैं उस पर भी बात करूंगा आज के वीडियो में कि आप कैसे अपना नंबर इंप्रूव कर सकते हो। एंड इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने ट्रांसफार्मर और इंडक्शन कहाँ से पढ़ा, किन किन टीचरों से पढ़ा, क्योंकि मशीन में बहुत बार पढ़ चुका हूँ। एंड मशीन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट आफ्टर नेटवर्क। नेटवर्क यार मुझे बच्चा जैसा सब्जेक्ट लगता है एंड मशीन इज़ लव। मैं स्टार्ट करता हूँ आज के टॉपिक को। ट्रांसफार्मर, ये जो आप देख रहे हो ये कुछ नहीं है, ये मेरा ट्रांसफार्मर का शॉर्ट नोट्स है जो मैंने अपने फुल नोट से प्रिपेयर किया था। मैं आपको इसका जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, डोंट वरी। ट्रांसफार्मर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है सबसे पहला तो आपका ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन 4.44 एफ एन बी ए जो है वो आपके टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। हर चीज का एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस और इम्पोर्टेंस है। जैसे बीएम जो है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ईएमएफ इक्वेशन में रहता है,
वो क्यों हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, अगर हम लोग बीएम रिड्यूस कर देंगे तो ट्रांसफार्मर के ऊपर में क्या इफेक्ट आएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल में पूछ लिया जाता है एसएससी जेई में। ठीक है, बीएम ही क्यों यूज करते हैं हम लोग, नॉर्मल बी एवरेज क्यों नहीं यूज करते, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम वाला ही क्यों हम लोग पिक करते हैं, लो वाला क्यों नहीं पिक कर सकते, तो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद फिर जो ट्रांसफार्मर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो आप सभी को पता ही होगा। एंड उसके बाद आप फेजर, ट्रांसफार्मर का आपको फेजर आना चाहिए। ठीक है, आप डिप्लोमा हो, आप एक्सक्यूज मत दो कि ये बीटेक का टॉपिक है। मैं जब डिप्लोमा में था मुझे फेजर बहुत अच्छे से आता था ट्रांसफार्मर का ड्रॉ करने। और उसके बाद फिर जो है आपको ट्रांसफार्मर का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, ये ट्रांसफार्मर का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, इंडक्शन मशीन का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट दोनों सेम है, सिमिलर है। सेम तो मैं नहीं बोलूंगा, सिमिलर है। एंड दोनों में कॉमन चीज है, तो आप इजिली याद कर सकते हो कि कैसे ये पूछा जाता है। मैं अभी रिसेंट में अपना बार्क का इंटरव्यू देकर आया, बार्क साइंटिस्ट सी का, उसमें भी मुझसे इंडक्शन मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करवाया गया था। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट इंटरव्यू होता है बार का ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो धागे खोल देते हैं वो टेक्निकल सब्जेक्ट के। सो आफ्टर इक्विवेलेंट सर्किट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं देखता हूँ, एई का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम में भी इवन, एंड मोस्ट मैंने जो बार का जो एग्जाम निकाला था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। एंड उसके बाद फिर मैक्सिमम इफिशियंसी का जो कंडीशन है वो कब होता है, जब वेरिएबल लॉस आपका कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाए, वो कंडीशन पूछ लिया जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच केवीए ये होगा मैक्सिमम इफिशियंसी, ये भी पूछ लिया जाता है। और मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी यूनिटी पावर फैक्टर पे होता है। लॉसेस जो है, कांस्टेंट लॉसेस इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस जब रहेगा तब होगा। एंड ओनली एट एक्स के भी होता है, एक्स का जो वैल्यू है अंडर रूट पी आई बाई पी सी यू एफ एल, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिख रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है एसएससी जेई में मैंने देखा है, और जितने भी स्टेट जेई और एई के एग्जाम है उसमें मैंने देखा है कि वोल्टेज रेगुलेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का बस दो फॉर्मूला, दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्स, एक्स यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ लोड है, ब्रैकेट आर पी यू कॉस फाइव प्लस फॉर लैगिंग, नेगेटिव फॉर लीडिंग, एंड एक्स पी यू साइन फाइव। ये फॉर्मूला आपके टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए, आप याद कर लो इस फॉर्मूले को। एंड इसी फॉर्मूला को आगे चल के डिराइव करते करते जेड पी यू कॉस थीटा प्लस माइनस फाइव करके जो हम लोग डिराइव करते हैं वो भी है, नोट्स में मैंने दिया, आप देख सकते हो। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछता है, एक ये क्वेश्चन है कि अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो यूपीएफ पे है या फिर लैगिंग पे है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो इस पे मैंने देखा था एसएससी जेई में पीवाईक्यू में क्वेश्चन था इस पे। सो फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है स्लाइटली, एंड अगर लीडिंग है तो इंक्रीज हो जाता है। इसी के वजह से आपका जो लीडिंग पे है वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है, एंड लैगिंग पे वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर में वो ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट पे आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो, आपके टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। क्या कंडीशन रहता है ओपन सर्किट टेस्ट का एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेपरेशन ऑफ आयरन लॉसेस, सेपरेशन ऑफ आयरन लॉसेस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। एंड स्पेशली मैंने अभी तो एसएससी जेई जो है ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछती है मेंस में, बट आई एम कंसिडरिंग कि वो आने वाले टाइम में वो पूछेंगे। एंड मैंने जो सेपरेशन ऑफ आयरन लॉसेस के क्वेश्चन है वो एई के लेवल पे बहुत ज़्यादा देखा है। इसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर से मिनिमल क्वेश्चन रहता है एसएससी जेई में, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही बस वो पूछ लेते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें एक ही वाइंडिंग यूज होता है, तो ऑब्वियसली यू नो इट्स ऑटो ट्रांसफार्मर। एंड कंपैरिजन
ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बीच में आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें एक ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एसएससी जेई में कि ऑटो ट्रांसफार्मर का कौन सा एडवांटेज नहीं है, नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट में होता क्या है कि लोग अक्सर नॉट वाले चीज को ना कंसिडर नहीं करते, अच्छे से पढ़ते नहीं, क्वेश्चन में मिसरीड कर जाते हैं या फिर जल्दबाजी के चक्कर में अपना एरर कर बैठते हैं। तो वो नहीं करना है। टेक्निकल का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 2 बार पढ़ो एग्जाम देने से पहले। मैंने ये गलती किया था एसएससी जी 2022 में, और 2022 में तो चलो वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैं नादान था उस टाइम। 2023 में मैंने ये गलती किया, एंड उस गलती से मुझे मतलब खुद के ऊपर मुझे गुस्सा आया था कि मैं क्यों ऐसा गलती किया, मैंने क्यों क्वेश्चन को 2 बार नहीं रीड किया। एंड वो उस गलती को मैंने इम्प्रूव किया 2024 में, एंड हियर इज द रिजल्ट। एंड उसके बाद जो ट्रांसफार्मर में पैरेलल ऑपरेशन का कंडीशन, सिंगल फेज का भी आपको अच्छे से आना चाहिए, 3 फेज का भी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर से रेयरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी होता क्या है कि वीवी ओपन डेल्टा पे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर है, उसका दोनों एक फेज जो है वो बर्नआउट हो गया या फिर ओपन कर दिया गया, तो आप एक बात बताओ कि वो कौन से कनेक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो ये वीवी कनेक्शन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, मैंने बस देखा था, मतलब सॉल्व जब मैं कर रहा था पीवाईक्यू तो इस टाइप का क्वेश्चन मुझे मिला था, बस इससे ज्यादा डीप में नहीं पूछा अभी तक क्वेश्चन। उसके बाद फिर स्क्वाड कनेक्शन। स्क्वाड कनेक्शन में ये नहीं पूछता कि आपका कितने पे टीजर वाइंडिंग रहेगा और मेन ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर वगैरह रहेगा, इतना डीप में नहीं पूछता है। इतना डीप पे सिर्फ और सिर्फ गेट और ईएसी में क्वेश्चन पूछते हैं। एसएससी जेई लेवल पे स्क्वाड कनेक्शन क्यों करते हैं, बस ये याद होना चाहिए आपको। एंड स्क्वाड कनेक्शन 3 फेज से 2 फेज 4 वायर कनेक्शन जो है, और वाइस वर्सा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यानी कि जिसमें टर्सरी वाइंडिंग भी यूज करते हैं सेकेंडरी के साथ साथ। इस पे तो मैंने एसएससी जी में क्वेश्चन नहीं देखा, गेट में देखा है, गेट में पूछे हैं काफी बार वो। उसके बाद फिर गाइज ये यहाँ तक था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में मेन चीज आपको लॉसेस अच्छे से आना चाहिए, रिकैप में दे देता हूँ अभी। उसके बाद फिर फेजर डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। फेजर डायग्राम से आप ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल ड्रॉ मतलब समझा सकते हो, इस प्रकार से आपको आना चाहिए। उसके बाद फिर लॉसेस मैंने बता दिया, टेस्ट कितने होते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा ट्रांसफार्मर में इम्पोर्टेंट बुक, अगर आप बिगिनर हो यानी कि पहली बार पढ़ रहे हो ट्रांसफार्मर, तो मैं वीडियो की शुरुआत में भी बोला एंड अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट अच्छे से आना चाहिए। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको एसी फंडामेंटल्स यानी कि एसी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। फेजर क्या होता है, आरएमएस क्या होता है, एवरेज क्या होता है, इसके इंडक्टेंस क्या होता है, इम्पिडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको इसके ऊपर कमांड होना चाहिए। उसके बाद ही आप जाओ मशीन पढ़ने के लिए। एंड नेटवर्क थ्योरी जब पढ़ लोगे आप तभी जाना आप मशीन पढ़ने, वरना अभी मत चले जाना खुद कर कि हाँ मोटिवेटेड हूँ, मुझे एसएससी जेई निकालना है, मैं चला जाऊंगा। आप होपलेस होके छोड़ दोगे इस सब्जेक्ट को अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। अगर बुक्स रीडिंग की आपको आदत है, देन गो फॉर पीएस भीमरा फॉर ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मशीन बोथ। पीएस भीमरा पढ़ो आप। उसके बाद फिर अगर मानकर चलो जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बुक पढ़ने की आदत नहीं होती है, देन दे कैन गो फॉर लेक्चर्स। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, फ्री में प्लेलिस्ट बनाकर उन्होंने डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। एंड अगर फिर भी अगर आप आईआईटी के टीचर से पढ़ना चाहते हो तो आप एनपीटीईएल पे क्लासेस कर सकते हो। एनपीटीईएल के जो लेक्चर होते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक की बात करूं तो ट्रांसफार्मर अगर आप जेई लेवल पे सॉल्व करोगे तो बीके मेहता का ऑब्जेक्टिव बनाओ। अगर वो बन जाता है एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हाँ मैं ट्रांसफार्मर में और
मुझे मेरे जो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं वो स्ट्रांग है, देन यू कैन गो फॉर जेबी गुप्ता एज वेल। बीके मेहता के बाद जेबी गुप्ता, पहले नहीं बनाना है उसको। उसके बाद फिर आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन देख सकते हो एसएससी जेई के। एंड अगर वो भी हो गया है आपका, एंड स्टिल यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ आपको क्वेश्चंस की कमी है आपके पास, देन गेट की पीवाईक्यू सॉल्व करो। ठीक है, इतना ज़्यादा ज़्यादा जो क्वेश्चंस बने गेट की पीवाईक्यू से, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उसके पीछे, टाइम वेस्ट मत करना। सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन से कॉन्सेप्ट समझ लो, उन कॉन्सेप्ट को बाद में रिवाइज जब दोबारा बनाओगे गेट की पीवाईक्यू तब लगा लेना। मैंने जो गेट की पीवाईक्यू है ट्रांसफार्मर की, मैंने 4 बार बनाया है मैंने गेट की पीवाईक्यू ट्रांसफार्मर का। एंड मेरे साथ क्या हो गया है कि मैं किताब खोलता हूँ तो मुझे क्वेश्चन रटा सा गया है, मैं मतलब जैसे क्या अप्रोच इसमें करना है मेरे साथ वो रटा सा गया। तो मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं वेट करता हूँ कि मैं चीज़ों को भूलूं ताकि मैं दोबारा क्वेश्चन लगाऊं तो हाँ मुझे ब्रशअप करना पड़े कि हाँ चलो ठीक है ये कॉन्सेप्ट भी था यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे यूज करना है। तो यहाँ तक मैं बात किया ट्रांसफार्मर की। हाँ, ट्रांसफार्मर में जो रिपीटर्स हैं, जो एसएससी जेई दे रहे हैं, अच्छा छोड़ो इसके ऊपर मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगा। अब आते हैं इंडक्शन मोटर पे। आफ्टर ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है मोस्टली सेम एज ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपको आ गया यानी इंडक्शन आधा आ गया। ठीक है, इंडक्शन मोटर में 2 तरह का मोटर होता है, स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर जिसमें हम लोग स्टेटर से सप्लाई देते हैं एंड 3 फेज आरएमएफ बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड एक होता है रोटर फेड इंडक्शन मोटर। रोटर फेड इंडक्शन मोटर में जो हम लोग सप्लाई देते हैं वो हम लोग देते हैं रोटर को, एंड वो आरएमएफ बनाता है एंड वो रोटेट करता है। तो ये दोनों का जो मेन प्रिंसिपल है, आप कितने पे आपका रोटर घूम रहा है, एनएस एसएनएस जो भी इसका रिलेशन है, स्लिप स्पीड, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, सारे स्पीड के बीच में जो विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट, ये सारे चीज आपको आने चाहिए, मैंने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद फिर जो इंडक्शन मोटर में स्लीप क्या होता है अच्छे से आपको पता होना चाहिए, स्लीप स्पीड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद फिर स्लीप का रोटर पैरामीटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे रोटर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एस एफ हो जाती है, एस एफ यानी कि एस फॉर स्लीप एंड एफ फॉर स्टेटर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो ई टू डैश इक्वल टू एस ई टू हो जाता है। तो ये सारे जो पैरामीटर पे चेंजेस आते हैं, रिएक्टेंस जो होता है एस एक्स टू हो जाता है रोटर के। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा जो टॉर्क है, उसके बाद वो जो फेजर है इंडक्शन मोटर का एंड ट्रांसफार्मर का, दे आर बोथ सेम, बोथ द सेम। ठीक है, दोनों के जो फेजर हैं दोनों सेम है। अगर आपको ट्रांसफार्मर का आ गया तो इंडक्शन का फेजर बनाना चुटकी का खेल है। उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ रनिंग टॉर्क पे। टॉर्क पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो आपसे मे बी डायरेक्ट न्यूमेरिकल ना पूछे लेकिन आपसे थियोरेटिकल पूछ सकता है वो। ठीक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में ये आपको पता होना चाहिए। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन पूछता है रेजिस्टेंस ऐड कर दिए कम कर दिए तो टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, ब्रेक डाउन टॉर्क, रनिंग टॉर्क क्या होता है अच्छे से आपको पता होना चाहिए, सारे का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क कितने पे ऑकर होता है, कौन से स्लिप पे ऑकर होता है। उसके बाद फिर आपका जो डिपेंडेंसी है, प्रोपोर्शनैलिटी है, ये सारे चीज़ भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये आपसे ऐसे सीधा क्वेश्चन में पूछ देगा इन न्यूमेरिकल, वो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। एंड आजकल एसएससी बहुत ज़्यादा कर रहा है कि स्टेटमेंट दे देता है एंड उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मुझसे बोलते हैं बच्चे कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड उसमें आपको एक कंक्लूजन चाहिए, सो वो वाले जो क्वेश्चन है वो उनसे नहीं बन पाते। तो उसके पीछे यही रीजन है कि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज आप अच्छे से पढ़ो।
उसके बाद फिर जो पावर स्टेज है, पावर स्टेज बोलने से मेरा मतलब है कि पावर कैसे फ्लो होता है इंडक्शन मोटर में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो पावर होता है उसको हम लोग मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। वो पावर फ्लो कैसे होता है, सबसे पहले स्टेटर में पावर जाता है, फिर उसके बाद जो एयर गैप रहता है उसमें पावर जाता है, उसके बाद फिर आपका जो रोटर रहता है उसमें पावर जाता है, एंड आफ्टर दैट शाफ्ट में पावर जाता है। सो कैसे सारा चीज प्रोसेस आउट होता है, कहाँ पे कितने लॉसेस होते हैं, ये सारे चीज आपको आने चाहिए। उसके बाद फिर जो पावर आउटपुट है, रोटर का पावर आउटपुट, पावर इनपुट, इन सारे के बीच का रेशियो क्या है, कैसे है, डेवलप टॉर्क, ग्रॉस टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क, ये आपको आना चाहिए। पावर इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, सो इससे आपको अच्छे से आना चाहिए ये चीज़ जो है आपको। एंड उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। देखो, मैं बार्क का इंटरव्यू दिया, मुझसे इक्विवेलेंट सर्किट से उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, एंड वो मुझ पर डाउट कर रहे थे कि हाँ तुम्हें आता भी है या नहीं आता है इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। एंड मैं इतना ज़्यादा उस टाइम प्रेशर में था कि मैंने गलत बना दिया वहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, फिर बाद में वो बात का इंटरव्यू लेने का उनका तरीका अलग रहता है, वो अगर आप गलत जवाब दे रहे हो तो वो आपको हिंट दे देकर सही जवाब पे पहुंचाते हैं। तो ये मुझसे गलती हो गया था। तो आप तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, आपसे ये गलती ना हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर जो इंडक्शन मोटर में के जो टेस्ट हैं, नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट, उसमें क्या क्या चीज़ फाइंड होता है, कौन सा पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, कौन से कंडीशन पे इन टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं, ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट, ट्रांसफार्मर का कौन सा टेस्ट के सिमिलर है ये आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन पूछा है, लास्ट ईयर पूछा है इवन। ठीक है, प्रीलिम्स यानी कि सीबीटी वन में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट जो है ट्रांसफार्मर का कौन सा टेस्ट के सिमिलर होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के सिमिलर होता है, वो ऑप्शन में था, मैंने वही टिक मारा एंड इट वाज करेक्ट। उसके बाद फिर स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन तो रेयरली आते हैं, लेकिन इसमें आपका थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है एसएससी। इसमें जितने भी स्टार्टर हैं, डीओएल स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा ट्रांसफर स्टार्टर, तो इतने स्टार्टर तो आपकी किताब में दिए हुए हैं। आजकल मार्केट में नया स्टार्टर आया है, सॉफ्ट स्टार्टर। 2 बार से उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सॉफ्ट स्टार्टर से। ठीक है, मैं 2 बार क्वेश्चन देख चुका हूँ, लास्ट ईयर इवन क्वेश्चन पूछा गया था सॉफ्ट स्टार्टर से। सॉफ्ट स्टार्टर क्या चीज होता है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ इसी वीडियो में। जो थायरिस्टर होता है, थायरिस्टर यानी कि क्या आप उसको बोल, थायरिस्टर ही बोल लो, या एससीआर जो है, वो ट्रायक का जो सिंबल आप ट्रायक पढ़े होगे। सो ट्रायक से के कंट्रोल से उस और सॉफ्ट स्टार्टर को करते हैं। अब अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े हो तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा इस चीज़ का, मैं आपको बेसिक से तरीके से बता देता हूँ। जितना भी टॉर्क रिक्वायर्ड रहता है मोटर को स्टार्ट होने के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है, उतना ही वोल्टेज जो है ड्राइव मोटर को देता है स्टार्ट होने के लिए। और ये जो है आपका ट्रिगरिंग कंट्रोल या ट्रिगरिंग सर्किट से कंट्रोल किया जाता है, एंड इट इज ऑटोमेटिक। सो यही काम होता है सॉफ्ट स्टार्टर का कि जो भी मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड है मोटर को स्टार्ट होने के लिए उतना उसको दें, ताकि मोटर स्टार्ट हो सके एंड कम से कम करंट ले सके। स्टार्टर का तो यही काम है कि कम से कम करंट लेना है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर। एंड इस पे दो दो क्वेश्चन मैंने देख लिया एसएससी में, 2 बार क्वेश्चन पूछा सॉफ्ट स्टार्टर से। उसके बाद स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल पे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लो अच्छे से कितने तरीके के स्पीड कंट्रोल होते हैं, क्या होता है उसमें, कौन सा कंडीशन है। और स्पीड कंट्रोल में भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल है वो है वीवाईएफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, किसी वीडियो में देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़े रहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, इंडक्शन जनरेटर जो विंड पावर प्लांट में हम लोग, जो विंड पावर स्टेशन रहते हैं, विंड पावर प्लांट जो लगा रहता है उसमें इंडक्शन जनरेटर का ही यूज होता है। ठीक है,
तो इस पे लास्ट ईयर नहीं, 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन कि विंड पावर प्लांट में कौन सा जनरेटर यूज होता है, कौन सा। हाँ, तो इंडक्शन जनरेटर ऑप्शन में था। इंडक्शन जनरेटर इज ऑल्सो नॉन एज असिंक्रोनस जनरेटर। तो इंडक्शन जनरेटर भी नहीं था ऑप्शन में, असिंक्रोनस जनरेटर था, तो वो सही होता है उसका ऑप्शन। उसके बाद फिर जो बेसिक सा जो दो चीज है, क्रॉलिंग, कॉगिंग। ठीक है, क्रॉलिंग हार्मोनिक्स की वजह से होता है, एंड कॉगिंग जो है मैग्नेटिक लॉकिंग के वजह से होता है। ठीक है, ये जो है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इस पे दिक्कत होता है, और कि क्यों होता है, और एलिमिनेट करने के कितने तरीके हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। इस पे जो है क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है एसएससी। ठीक है, इसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी एसएससी की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक है। एंड इस पे जो मैंने दो दो या तीन न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं कि इस मैक्सिमम टॉर्क, नहीं मैक्सिमम टॉर्क नहीं, कैपेसिटांस, कितने कैपेसिटांस को लगाएं कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है मैक्सिमम रहे, तो उस पे सिंपल सा फॉर्मूला है, आप पुट करोगे वो क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन पूछा गया था। एंड जब मेंस होता था तब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता था, जब रिटेन वाला जो मेंस होता था उस टाइम पे। उसके बाद फिर डायरेक्शन जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कैसे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वो इस पे मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है। एंड सो गाइज, यहाँ पे इंडक्शन मोटर भी खत्म होता है। अब इंडक्शन मोटर में भी मैं बता दूं कि जो बिगिनर्स हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर किताब पढ़ने की आदत है, तो नहीं भी है तो आदत डालो, बहुत अच्छी आदत होती है किताब पढ़ने की। तो आप पीएस मेमरा प्रीफर कर सकते हो इंडक्शन मोटर पढ़ने के लिए। एंड स्टिल आई एम अगेन सेइंग कि बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट आपको आना चाहिए, एंड एसी फंडामेंटल आपको आना चाहिए अच्छे से, तभी आप मशीन शुरू करना, वरना रहने देना मशीन। ठीक है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए ये। एंड अब मैं आता हूँ रिपीटर्स पे। रिपीटर्स को क्या करना चाहिए, अगर आप एक बार सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, ठीक है, तो मेरे शॉर्ट नोट्स को एक बार देख लो, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको नए कॉन्सेप्ट लगेंगे तो उन पे वीडियो देख लेना यूट्यूब पे डालकर। अगर आप इन सारे चीज को पढ़ लिए होगे, ठीक है, देन आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। फॉर रिपीटर्स ओनली, बिगनर्स का मैंने बता रखा है कि वो बुक पढ़ें, या फिर अगर किसी भी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गया, और मेडिजी हो गया, जितने भी हैं, और निम्बुस, और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उनके टीचर से जिससे भी आप पढ़ रहे हो, टीचर को भगवान मानो, जो भी वो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं आपके लिए। सो उनको कम मत आको, एंड जो भी वो पढ़ा रहे हैं उन पे बिलीव करके आप अच्छे से खुद से मेहनत करो। बिगनर्स को यही सलाह है। एंड अगर आप क्लास करते हो, टॉपिक खत्म हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, एंड अब मैं आता हूँ रिपीटर्स पे। रिपीटर्स में जो मैंने देखा था कमेंट सेक्शन में, कुछ लोग कमेंट किए थे कि उनसे क्वेश्चन नहीं बनता, रिवीजन कर लिए हैं, सारा चीज कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो यार, एक तो आप पहले ये खुद को आइडेंटिफाई करो कि आप क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आ भी रहा है या नहीं क्वेश्चन आपको समझ में। अगर नहीं आ रहा है देन इट इज लैंग्वेज एरर। लैंग्वेज एरर यानी कि आपको वो पढ़ने में नहीं आ रहा है समझ में। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन को, या इंग्लिश हो तो ये तोड़ तोड़ कर पढ़ो। एंड अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है एंड उसके बाद आप अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम किए हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तभी आपको अप्रोच समझ में आएगा कि कैसे अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को। सो यहाँ पे आपको जो मैंने किताब बताया, VK मेहता ऑब्जेक्टिव वाला, PYQ क्वेश्चंस, JB गुप्ता, इन सारे क्वेश्चन बुक के क्वेश्चंस को लगाओ। एंड पर सब्जेक्ट 100 नहीं, 100 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 200 क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट लगाओ। तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट जो है मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है। उसके बाद जो टेस्ट दे रहे हैं एंड उनको उनके
कुछ बच्चों के जो सवाल थे कि वो टेस्ट दे रहे हैं एंड उनके नंबर नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, जैसे मान के चलो 130 जा रहा है एसएससी का कट ऑफ, तो वो 115 पे या 110 पे स्टक हो गए हैं। उन बच्चों के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप जो भी गलती कर रहे हो मॉक टेस्ट में, पहला बात तो सब्जेक्ट मॉक टेस्ट नहीं देना, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। एंड जो भी गलती आप कर रहे हो मॉक टेस्ट में, उन गलतियों को एक कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। कॉपी में नोट डाउन करो एंड बार बार, जैसे अब ये नहीं नोट डाउन करना है कि क्वेश्चन को ही पूरा नोट डाउन कर दिया है, क्वेश्चन एंड उसका जो आंसर है, दोनों से एक स्टेटमेंट क्रिएट करो अपने लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को लिखो अपने शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, पूरा ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखना है एंड उसके बाद आंसर लिखना है। बहुत सारे बच्चों का सवाल आया था, तो ऐसा नहीं करना है, उसको स्टेटमेंट वाइज लिखो। उसके बाद फिर ऐसे करो एंड जो भी आपका एक कॉपी तैयार होगा या फिर जो पन्ने तैयार होंगे, उसको बार बार रिवाइज करो एंड आगे का टेस्ट दो। ठीक है, उसके बाद फिर एक बच्चे का रीजनिंग में भी आया था कि रीजनिंग में मेरे नंबर नहीं इंप्रूव हो रहे, 35 मार्क्स पे ही मैं स्टक हूँ, 35 से 40 के मार्क्स में मैं स्टक हूँ। तो उस बच्चे को मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो भी प्रीवियस टेस्ट दिए हो उसमें जो भी गलतियां की हो, उन क्वेश्चन को निकालो एंड खुद से सॉल्व करो। उसमें सॉल्यूशन मत देखना, 3-4 बार खुद से बनाए, अगर नहीं बन रहा है तब जाकर आप सॉल्यूशन देखो तो वर्थ इट है, वरना सॉल्यूशन मत देखना, खुद से अप्रोच लगाना एंड फिर सॉल्यूशन का अप्रोच देखना कि सॉल्यूशन कैसे अप्रोच किया है, ऐसे करो तब जाकर वो इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। अब यहाँ मैं मशीन पे आ जाता हूँ कि मशीन पे रिपीटर्स को क्या करना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन बना लगा चुके हो एंड बोथ मशीन में जो मैंने बताया अभी इंडक्शन एंड ट्रांसफार्मर, वो दोनों के पे आपको कॉन्फिडेंट, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ इनके क्वेश्चन बन जाते हैं मुझसे, तब तो फिर आप टेस्ट दो। आपके लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी वो है वन लाइनर, एंड वन लाइनर को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, आप उसको बार बार रिवाइज करो अपने एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स में लिख कर। वही एक तरीका है, वीकली रिवीजन करो अपने शॉर्ट नोट्स का, जो भी आपको नहीं आता है उन्हीं चीज को लिखना शॉर्ट नोट्स में। एंड उसके अलावा मैं जो अभी आपको बताऊंगा वो है कि मैंने इन दोनों सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रांसफार्मर से। मैं ट्रांसफार्मर डिप्लोमा में पीएस भीमरा से पढ़ा था एंड बिफोर ट्रांसफार्मर मैंने डीसी मशीन पढ़ा था जेबी गुप्ता से। एंड उसके बाद फिर मैंने ट्रांसफार्मर पढ़ा, उसके बाद फिर इंडक्शन मशीन पढ़ा, सेम बुक पीएस भीमरा से ही मैंने पढ़ा। एंड मैं करता क्या था कि जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स रहते थे उनको मैं खुद से कॉपी में बनाता था, खुद से ट्राई किया, मुझसे नहीं बना तो फिर मैं क्वेश्चन जो बुक में दिया रहता था उसका सॉल्यूशन उसको देखता था, उससे हेल्प लेता था। तो जिससे मेरा जो क्वेश्चन का जो सॉल्विंग था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल था, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। उसके बाद फिर जो मैंने ट्रांसफार्मर था पहली बार अंकित गोयल सर से पढ़ा एंड उनसे मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, सिंक्रोन इलेक्ट्रिकल मशीन के चारों सब्जेक्ट अंकित गोयल सर से पढ़े मैंने। उसके बाद फिर जो मशीन है मैंने पढ़ा था मेडिजी में मुरली सर से। तो मेरे साथ होता क्या गया कि मैं हर बार जो हर बार जो मशीन पढ़ता था मैं अलग अलग टीचर से, तो मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो लेवल अप होते थे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट जो अंकित गोयल सर ने दिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो एडिशनल मुरली सर ने पढ़ाए मेडीजी में। मैं 4 महीने के लिए मेडीजी में क्लास किया था 2023 से 23 में, एंड उसके बाद फिर मेरा जॉब लग गया था CWPRS में, तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा था। सो वहाँ से लेवल अप हुआ। मैंने जो टेलीग्राम पे नोट्स डाल रखे हैं वो भी मुरली सर के ही हैं। सो वहाँ से मेरा लेवल अप हुआ एंड उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन लगाए, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए मशीन्स के। मैं गेट का जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू का जो बुक आता है मेडीजी का, उसे 4 से 5 बार लगा चुका हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है एक तरीके से दिमाग में चला गया है एंड थोड़ा सा मैं अगर रिवाइज कर लेता हूँ तो वो जो ब्रशअप हो जाता है सारा कॉन्सेप्ट। जैसे रिवाइज करना मेरे लिए ये है जैसे आप साइकिल या किसी भी मैकेनिकल पार्ट्स में ग्रीसिंग करते हो, वैसा है रिवीजन मेरे लिए। एंड रिवीजन भी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी। सो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आपको कुछ भी डाउट हो
तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सबके रिप्लाई करूँ टाइम पे। एंड उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो भी अगर वीडियो किसी भी टॉपिक पे अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मुझे उससे आइडिया मिलता है। एंड फाइनली हम लोग जो इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्यार और स्नेह मिला है मुझे, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं रोज़ आपके लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है, आज मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया कि नहीं नहीं बना तू वीडियो, बच्चे पसंद कर रहे हैं। सो आई रिकॉर्डेड ओनली फॉर यू। सो थैंक यू फॉर दिस लव। आज की वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में मैं आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। मशीन के जो दो बचे हुए टॉपिक हैं, डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेप।